पिछले एपिसोड में हमने जाना था भारत के नए नवेले नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के बारे में। लेकिन आज के एपिसोड में हम थोड़ा जानेंगे कि 8 नवंबर 2024 को जो रिटायर्ड हुए हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या इनका बैकग्राउंड था और इनके पिता क्या थे और किस प्रकार का इनका पारिवारिक माहौल था। जुडिशरी को लेकर राम मंदिर का इतना बड़ा फैसला कैसे इन्होंने ले लिया, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश की और आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। तो इन्हीं के बारे में हम याद करेंगे, इनके कार्यक्रम को या इनके जो कार्यकाल हैं और कैसे याद किए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ GK GS और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, छात्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, UP PCS, स्टेट PCS और UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए या देश की छोटी से छोटी कोई परीक्षा हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। अविनाश पाठक मोहन फेसबुक पेज है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक से डायरेक्ट जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या वहाँ पे फ्री में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्री में सब्सक्रिप्शन तो वहाँ नहीं होता है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और लिंक अगर आपको यहाँ नहीं मिल पा रहा है या यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को खोल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। नवनियुक्त CJI संजीव खन्ना ने चंद्रचूड़ के बारे में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, जब न्याय का एक विशाल वृक्ष पीछे हटता है तो हवाएं अलग तरह से चलती हैं। अन्य वृक्ष उस शून्य को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वन कभी पहले जैसा नहीं रह जाता है। बड़े नाम वाली फैमिली में जन्म और कॉलेज में इनके पिता कैसे थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसे बन जाते हैं। ससुर के अंडर वकालत की थी इन्होंने और लगभग 41 साल की उम्र में हाई कोर्ट के जज बने थे और सुप्रीम कोर्ट में अपने तेज तर्रार रवैये के चलते किस प्रकार से इनकी पॉलिटिकल ट्रोलिंग भी हुई, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इनके पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र के पुणे का एक छोटा सा गांव है कन्हेरसर। इसके पास देश के 2 मुख्य न्यायाधीश देने का तमगा लगा हुआ है। दोनों पिता पुत्र हैं। पहले थे 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, दूसरे थे 50वें चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़। दरअसल महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन से ही चंद्रचूड़ परिवार के पास कानूनी विरासत चली आ रही थी। DY चंद्रचूड़ के दादा प्रिंसली स्टेट सावंतवाड़ी के दीवान थे। 11 नवंबर 1959 को जब धनंजय चंद्रचूड़ का जन्म हुआ तो उनके पिता यशवंत जाने माने वकील बन चुके थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में जजशिप का रास्ता बना रहे थे। गांव में रह रही उनकी एक रिश्तेदार सुनंदा चंद्रचूड़ के मुताबिक धनंजय स्कूल के दिनों से ही बेहद टैलेंटेड थे। हमेशा भरोसा था कि वो एक दिन इतने बड़े जज बन जाएंगे, यानी कि सपना ही बचपन का ऐसा था और आज वो साकार उनका हो चुका है और उससे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जुवेनाइल जस्टिस के एक कार्यक्रम में अपने बारे में कुछ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं स्कूल में सही स्टेशनरी नहीं ले गया। नाराज टीचर ने छड़ी से पिटाई कर दी। मैं मिन्नतें करता रहा कि हाथ में मत मारिए बल्कि बम मार दीजिए। दरअसल चंद्रचूड़ अपने पेरेंट्स को यह बताने में बहुत शर्मिंदा महसूस करते थे कि उन्हें स्कूल में मार पड़ी है। यह वाकया आज भी उन्हें विचलित करता है। DY चंद्रचूड़ की मां प्रभा एक ट्रेंड सिंगर थी। पिता ने भी संगीत सीखा था, इसलिए बचपन में चंद्रचूड़ ने भी हारमोनियम और तबला बजाना सीखा। चंद्रचूड़ ने 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया था। कॉलेज के दौरान वे आकाशवाणी में भी शो करते थे। पहले सुबह 5 बजे रिकॉर्डिंग करते, फिर कॉलेज से लौटकर रात 9 बजे तक आकाशवाणी में ही रहते। ये वो वक्त था जब उनके पिता YV चंद्रचूड़ देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। 1982 में चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से जुडिशियल साइंस में डॉक्टरेट किया था। हार्वर्ड जाने से पहले DY चंद्रचूड़ की शादी रश्मि चिताले से हो गई थी।
पेशे से वकील रश्मि सीनियर वकील वाईएस चिताले की बेटी थी। दोनों के दो बेटे थे। बड़े बेटे अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील थे। छोटे चिंतन ब्रिटेन की एक लॉ फर्म में काम करते हैं। जुलाई 2007 में रश्मि का कैंसर से निधन हो गया। इसके बाद चंद्रचूड़ ने 2008 में कल्पना दास से शादी की, वो भी एक वकील है। 2015 में दोनों ने नेमालाइन मायोपैथी से पीड़ित दो बच्चियों माही और प्रियंका को गोद लिया। यह एक रेयर मसल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। चंद्रचूड़ बताते हैं कि उनका दिमाग बहुत शार्प है। बेटियों के कहने पर उन्होंने स्टील और लेदर का सामान इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बेटियों के कहने पर चंद्रचूड़ वीगन भी बन गए। हार्वर्ड से लौटकर चंद्रचूड़ ने अपने ससुर और सीनियर एडवोकेट वाईएस चिताले के अंडर वकालत शुरू की थी। करीब 1.5 साल साथ काम किया। 1990 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1997 में चंद्रचूड़ चर्चा में आए जब उन्होंने HIV एड्स से संक्रमित एक मजदूर का केस अपने हाथों में लिया। जो कॉन्ट्रैक्टर ने उस मजदूर को काम देने से मना कर दिया था क्योंकि उसको HIV एड्स से वो व्यक्ति संक्रमित था। चंद्रचूड़ ने ऐसे तर्क दिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मजदूर के हक में फैसला सुनाते हुए उसे काम करने के लिए फिजिकली फिट बताया। बधुआ महिला मजदूरों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों की वकालत करते हुए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। चंद्रचूड़ के करियर में मानवीय मुद्दों से जुड़े मामलों का सिलसिला उनके रिटायरमेंट तक जारी रहा। पूर्व चीफ जस्टिस के बेटे और बेहद शार्प होने के चलते चंद्रचूड़ को करियर में हमेशा तवज्जो मिली। जब चंद्रचूड़ 40 साल के भी नहीं हुए थे तब उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने की बात चलने लगी थी। साल 1998 में केंद्र सरकार ने चंद्रचूड़ को वेस्टर्न रीजन का सॉलिसिटर जनरल बना दिया, जो बहुत बड़ा पद होता है। उनकी उम्र के हिसाब से ये भी बड़ी तरक्की मानी गई थी। वाई चंद्रचूड़ के अच्छे दोस्त रहे लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी ने DY चंद्रचूड़ को हाई कोर्ट का जस्टिस बनाए जाने पर लगातार जोर दिया। आखिरकार मार्च 2000 में महज 41 साल की उम्र में DY चंद्रचूड़ की बतौर जज नियुक्ति हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में 13 साल तक रहने के बाद अक्टूबर 2013 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्हें बना दिया गया था। यानी कि किस प्रकार से वो बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ तक इनका सफ़र चलता रहा। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की स्ट्रेंथ होती है। अपनी फेयरवेल स्पीच में चंद्रचूड़ ने बताया कि सभी कलीग्स का नाम याद रखने के लिए उन्होंने एक एल्बम बनाया। इसमें सभी की फ़ोटो और नाम लिखे। वो 1 महीने तक हर सुबह तस्वीर से जज को पहचानने की कोशिश करते और फिर नाम पढ़कर इसे कंफर्म करते। इस तरह उन्होंने अपने सभी साथी जजों से अच्छे संबंध बना लिए। 2014 में उन्होंने एक चर्चित फैसला सुनाया। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में अब्दुल्ला वुमेंस कॉलेज की लड़कियों के आने पर रोक थी। वाइस चांसलर ने कह दिया कि अगर लाइब्रेरी में लड़कियों को आने दिया तो यहाँ लड़कों की भीड़ लग जाएगी। विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लड़कियों को लाइब्रेरी में प्रवेश देने के निर्देश दे दिए क्योंकि समानता का अधिकार है। समता समानता के अधिकार में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा किसी राजनीतिक शख्सियत को नहीं बुलाया गया। चंद्रचूड़ अक्सर कहा करते थे कि शक्तियों के बंटवारे के लिए जुडिशियरी का सरकार से अलग होकर काम करना जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको सत्ता के सामने सच बोलना चाहिए। 2016 में प्रधानमंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट में जजों की कम संख्या और पेंडिंग मामलों की समस्या बताते हुए CJI TH ठाकुर भावुक हो गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों के पद खाली थे। अगले महीने उनके कॉलेजियम ने चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश कर दी थी। सरकार ने सिफारिश मान ली। 2016 में DY चंद्रचूड़ की एंट्री सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ 8 साल सुप्रीम कोर्ट में रहे। इसमें 2 साल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला कार्यकाल शामिल है। इस दौरान कई लैंडमार्क फैसलों का हिस्सा इन्होंने किया, जिसका हिस्सा रहे या बेंच की अध्यक्षता इन्होंने की। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था राम जन्मभूमि विवाद, जिसको इन्होंने बहुत ही बखूबी उस पैनल ने निभाया और आज मंदिर बनके तैयार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का हकदार बनाना, जो अभी जल्द ही फैसला आया है। उत्तर प्रदेश मदरसा वाला केस था, ये भी
जल्दी का ही फैसला है। दिल्ली सरकार और एलजी में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखना एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला था। इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक चंदा प्राप्त हुआ था। उसके बाद आई थिंक ये थे, क्या नाम है, ममता बनर्जी को भारी भरकम पैसा मिला था, इसीलिए किसी पार्टी ने विरोध भी नहीं किया। लैंगिक समानता और सेम सेक्स मैरिज पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी। यहाँ तक कि 2 मामलों में उन्होंने अपने पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के फैसले भी पलट दिए। पहला था एडल्टी को रद्द करना, दूसरा राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करा देना, यानी कि अपने पिता का ही जो उनका पूर्व फैसला था, क्योंकि भारत बदल रहा है और भारत की एक विशेषता रही है कि समय के अनुसार बदलते चलता है। उनके पिता ने जब दिया था तो वो काल अलग था, अब ये काल अलग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है और यहाँ पे दबाव जितना बनेगा, जितना प्रेशर करेंगे उतना विस्फोट होगा, इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी छूटें दी हैं। 9 नवंबर 2022 को डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, यानी कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने। 10 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इस दशक में किसी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद करना कि इस दशक में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो डी वाई चंद्रचूड़ जी का था। डी वाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में 9 नवंबर 2022 से 1 नवंबर 2024 तक 1,11,000 केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे। आप सोच सकते हैं इतनी फाइल्स को सिर्फ पढ़ा जाए तब भी कितने दिन निकल जाएंगे। 1,11,000 केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल थे। 5,33,000 केस सुनवाई के लिए लिस्ट किए गए और 1,07,000 मामलों में फैसला भी सुनाया गया। आप सोच सकते हैं कि कितने तेज कोशिश करने के बाद भी मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब 1,11,000 में से 1,07,000 फैसलों में जो केस हैं उसमें फैसला भी सुना दिया। कितना फास्ट इन्होंने काम किया ये आप ध्यान में रख सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल की 8 सबसे बड़ी बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ 8 सालों में 1,274 जजमेंट बेंच का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने 612 जजमेंट लिखे, साथ ही जजों के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा इनका रहा है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी उन्होंने 45 मामलों की सुनवाई करके निपटारा करने की कोशिश की। कार्यकाल के आखिरी दिनों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में रखी लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति बदलवा दी। आपको याद होगा कि पिछले सेशन हमने इसमें लिए हुए हैं, जिसमें मैं बताया था कि नई मूर्ति में जो आंख पर पट्टी थी वो नहीं थी। एक हाथ में जो तलवार होता था और तराजू होता था, तराजू तो है पर तलवार हटाकर तलवार की जगह संविधान रख दिया गया। यानी कि अब कानून अंधा नहीं है, कानून देख भी सकता है और अपने जो फैसले हैं वो तलवार के बल पर नहीं, वो संविधान के बल पर लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट में करीब 21,000 बेल केस फाइल हुए और करीब इतने ही बेल केसों का निपटारा भी हुआ है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने महिला वकीलों के पीरियड्स के दौरान घर से काम करने को प्रमोट किया, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, वो जो होता है जिसमें उन्हें 3-4 दिनों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इन्होंने काफ़ी कहीं ना सहयोग प्रदान किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लेडीज़ वॉशरूम में सैनिटरी नैपकिन के डिस्पेंसर भी लगवाए, यानी कि वहाँ पे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। फैसलों की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन सभी के लिए अवेलेबल हुई है, जिससे पारदर्शिता बने। कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर इन्होंने जोर दिया। सभी पेंडिंग मामलों का डेटा पब्लिक डोमेन में डालने का फैसला भी किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट की भाषा में जेंडर स्टीरियोटाइप हटाने के लिए एक 30 पेज की हैंडबुक रिलीज की। इसका उद्देश्य कोर्ट के जजमेंट और भाषा से ऐसे शब्दों और वाक्यों को हटाना था जिसमें महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच झलकती हो। 2023 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान चंद्रचूड़ से एक कार्यक्रम में पूछा गया था कि भारत में सभी जजों की कुर्सियों की हाइट अलग अलग क्यों है। इसके बाद उन्होंने सभी जजों के लिए समान हाइट की कुर्सियां भी बनवाई। यानी कि जो ब्रिटेन यात्रा के दौरान ये सारी चीज़ें थी कि भारत में सभी जजों की कुर्सियों की हाइट अलग अलग है क्यों, तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि हाँ ये तो ठीक है, इस पर भी इनका ध्यान गया और फिर उन्होंने सभी की कुर्सियां एक समान हाइट की बनवा दी। 2022 में जब चंद्रचूड़ सीजेआई बने तो पेंडिंग केसेज की संख्या 70,000 थी। 2024 में रिटायरमेंट के समय ये संख्या 82,000 के पार पहुंच गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अनरजिस्टर्ड मामलों को भी पेंडिंग में डालना शुरू किया, इसलिए गिनती बढ़ गई। इनके बारे में बहुत सारी बातें लोगों ने कहा, जिसमें सीनियर एडवोकेट
रेबेका जॉन के मुताबिक वो बौद्धिक रूप से शार्प हैं, मौके पर ही आदेश सुनाते हैं, जटिल मुद्दों को बेहद खूबसूरती और सहजता से तोड़ते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक वकील के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। चंद्रचूड़ ऐसा बखूबी करते थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर्ड व्यक्ति भारत के किसी भी कोर्ट में कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये एक रूल है, ऐसा समझ सकते हैं। यह उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। यानी कि भारत का सर्वोच्च पद है, जो कानून विभाग का सबसे बड़ा पद होता है, वो सीजेआई का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। अब उसके बाद किसी छोटे पद पर अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना उस पद की गरिमा को ठेस पहुँचता है। और इसके बाद जस्टिस के पास कई तरह के विकल्प होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। जैसे रिटायर्ड जस्टिस लॉ स्कूलों में लेक्चर दे सकते हैं या फिर कानूनी विषयों के लेखक बन सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ग्रीन कमीशन जैसे आयोगों की अध्यक्षता कर सकते हैं। रिटायर्ड जस्टिस लीगल विवाद सुलझाने वाली आर्बिट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बनकर विवादों में मीडिएटर बन सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने से पहले कूलिंग पीरियड होने की वकालत कर चुके हैं। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का राज्यसभा के लिए नामांकन रिटायरमेंट के 6 महीने में ही हो गया था। तो यानी कि राजनीति में भी जा सकते हैं। रिटायर्ड जस्टिस को सरकारी समितियों में भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि एक विवादित विषय माना जाता है। रिटायरमेंट के बाद पब्लिक सर्विस में जाने के इच्छुक चीफ जस्टिस गवर्नर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं, यानी कि किसी राज्य का ये राज्यपाल बन सकते हैं। 40वें CJI P सदाशिवम रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 2021 में उन्हें केरल का गवर्नर बनाया गया था। कई सारी चीज़ें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको प्राप्त होती हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी सैलरी का 50% पेंशन मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के समय उनकी सैलरी लगभग 5 लाख रुपए हो, तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिलता है। ठीक है। जस्टिस चंद्रचूड़ को सालाना 16.80 लाख रुपए पेंशन मिल सकती है। आप सोच भी नहीं सकते, मैं तो उदाहरण दे रहा था, लेकिन आप उदाहरण को छोड़िए। चंद्रचूड़ को सालाना 16.80 लाख पेंशन मिल जाएगी। सालाना का मतलब 12 महीनों में करीब इन्हें 16.80 का मतलब आप मान सकते हैं लमसम 17 लाख रुपए। तो आप 12 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका 1 लाख प्लस आपका पड़ेगा, 1.5 लाख के या 1.30 के आसपास पड़ेगा। ठीक है। तो एक डेमोस्टिक हेल्पर, ड्राइवर और सचिव स्तर के असिस्टेंट जिंदगी भर के लिए इनको मिलते हैं। यानी कि एक हेल्पर होता है, ड्राइवर होता है और सचिव स्तर का असिस्टेंट इनको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। मोबाइल, टेलीफोन या ब्रॉडबैंड के लिए 4,200 रुपये इन्हें प्रति माह मिलती है, और जिसके बिल की भरपाई भी इनको मिलते हैं। यानी कि बिल की जो भरपाई होती है उसके लिए 4,200 रुपये मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं इनके साथ। रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक रिटायर्ड CJI के घर को 24 घंटे सुरक्षा मिलती है। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहते हैं, यानी कि सरकारी सुरक्षा, साथ ही साथ इनके अपने पर्सनल गार्ड भी रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फैसले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोगों के नज़रों में होती हैं। उसके बाद इन्हें ये सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। रिटायर्ड जस्टिस को एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल लाउंज की सुविधा भी मिलती है। संजीव खन्ना के बारे में हमने बात किया था, थोड़ी सी चीज़ें आज उनके बारे में और बता देते हैं जिन्होंने नहीं जानी है। भारत के 51वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। उनके पिता देवराज खन्ना हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जबकि चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चर्चित न्यायाधीश थे। कहा जाता है कि नाराज इंदिरा ने उन्हें CJI नहीं बनने दिया था। 1983 में संजीव खन्ना ने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से शुरू की थी। बाद में हाई कोर्ट पहुंचे वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सबसे लंबे समय तक सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं। 2005 में संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल और 2006 में परमानेंट जज बने। उन्होंने 14 साल सेवाएं दी। 2019 में उनका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हुआ। संजीव खन्ना का सुप्रीम कोर्ट जज बनना विवादों में रहा था। 2019 में CJI रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियरिटी रैंकिंग में खन्ना 33वें स्थान पर थे, और इसकी शिकायत प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है, भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी में लिखा, 32 जजों की अनदेखी करना ऐतिहासिक भूल होगी। 18 जनवरी 2019 को संजीव ने पद ग्रहण किया। 6 सालों में जस्टिस खन्ना 450 जजमेंट बेंच का हिस्सा रहे और 115 जजमेंट इन्होंने लिखे थे। भारत का एक चर्चित मुद्दा था चुनावों में 100% वीवीपैट की। तो 100% वीवीपैट की जांच करने वाली याचिका को इन्होंने खारिज कर दिया था। उनकी बेंच ने ही दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी कि जाओ बेटा
चुनाव प्रचार कर लो, और इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया लेकिन सीटें नहीं आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन करने वाली बेंच में रहे। आपको पता है कि जो चंद्रचूड़ भी हैं वो भी उस बेंच में थे। संजीव खन्ना का कार्यकाल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ 6 महीने का होने वाला है। वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे और इस दौरान उन्हें कई अहम फैसलों की सुनवाई करनी है, जिनमें मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार जातिगत जनगणना की वैधता, सबरीमाला केस के रिव्यू, राजद्रोह की संवैधानिकता, इन सारी चीज़ों पर इन्हें चर्चा करनी है। और बाकी CJI DY चंद्रचूड़ के बारे में पूरा डिटेल में हमने वीडियो कर रखा है। आप यूट्यूब चैनल को यानी MPS हिंदी को आप ओपन करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भारत में क्या चल रहा है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और भी जहाँ पर भी आपको लगे कि ये जो चीज़ें हैं आपके दोस्तों को, आपके घर के बच्चों को जाननी चाहिए, या कोई आपका सीनियर है, जूनियर है, उन सब तक ये शेयर करके आप उन तक ये पहुंचा सकते हैं। फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, GK GS और बहुत सारी चीज़ें आपको भविष्य में प्राप्त होने वाली है। तो उसके लिए आप इसके साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना है, सब्सक्रिप्शन फ्री है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।